एक खूबसूरत नौजवान लड़की सुबह सुबह एक बंगलों के सामने उतरती है और ऑटो वाले को खुशी खुशी भाड़े से ज़्यादा पैसा देकर बंगले का कॉल बिल बजाती है। पोर्टिको में गाड़ी साफ कर रहा ड्राइवर उसको देखता है, परंतु उस लड़की का आना अच्छा नहीं लगता उसे। अंदर से काम करने वाली बाई मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलकर अपने साहब को आवाज़ देकर कहती है कि रेखा मैडम आई हैं। थोड़ी देर बाद एक सज्जन ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और रेखा को स्टडी रूम में जाने को कहते हैं। घर का सारा काम ख़त्म करके बाई भी चली जाती है। बाई के जाने के बाद वो सज्जन स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं। स्टडी रूम में पहुंचते ही वह रेखा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेते हैं। रेखा, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर? सज्जन, वही कर रहा हूं जिसके लिए तुम आई हो। दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन घर में कोई नहीं है। इसके बाद वो दोनों बेडरूम में प्यार में गोते लगाने लगते हैं। तृप्त होने के बाद रेखा सज्जन से सवाल करती है, एक सवाल पूछूं? सज्जन, अभी पूछना जरूरी है? हाँ, तो फिर पूछो। शादी कब कर रहे हैं? वो सज्जन कहते हैं, जैसे ही उसकी पत्नी वैशाली से उसका डिवोर्स होगा शादी कर लेंगे। तभी उस सज्जन के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन को देखकर कहते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। फ़ोन पर उनकी पत्नी बताती है कि वो वर्कशॉप से निकल चुकी है और अगली सुबह तक पहुंच जाएगी। जब उनकी पत्नी उनके खाने पीने के बारे में पूछती है तो बड़े बेतरीके से उसे फ़ोन रखने को कहते हैं। सज्जन, अरे फ़ोन रखो, मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, कल डेट है उसकी। ये सुनकर वो घबरा कर फ़ोन रख देती है। इधर ये सज्जन फ़ोन रखते ही रेखा से कहते हैं कि कल सुबह ही वो आ जाएगी, बेहतर है वो भी निकल जाए। रेखा अपने सर से पूछती है कि क्या उन्होंने डिवोर्स फाइल किया। वो कहते हैं कि वो तो जानती है कि कोर्ट में डिवोर्स के केसेस कितने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी से म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने की सोच रहे हैं। म्यूचुअल नहीं होगा तो कंपनसेशन में बहुत पैसे देने हो पड़ेंगे, और म्यूचुअल होने के चांसेस अधिक हैं क्योंकि वैशाली जानती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। रेखा इस बात से खुश भी होती है और शर्मा भी जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह ये सज्जन काम पर जाने के लिए निकलते हैं। उनके कपड़े को देखकर लगता है कि वो वकील हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने वाले होते हैं वैसे ही उनकी पत्नी भी आ जाती है। पत्नी भी देखने में खूबसूरत है, लेकिन एक अजीब सी चिढ़ है दोनों के बीच में। पत्नी कहती है, आप आज जल्दी निकल रहे हैं? हाँ, कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है, मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ, चाय पीकर जाइए आप। इतना सुनते ही वो सज्जन गुस्से से भर जाते हैं। चिढ़ कर कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्हें जल्दी है और वो जो है उन्हें और देर करवाना चाहती है। इन दोनों के तकरार को देखकर उनके ड्राइवर को अच्छा नहीं लगता, पर यह सज्जन अपने ड्राइवर को भी झड़क देते हैं और कहते हैं कि अगर उसका मन भर गया हो ये सब देखकर तो गाड़ी स्टार्ट कर दे। ड्राइवर भी घबरा जाता है, जल्दी से उनके हाथ से सामान लेकर गाड़ी में रखता है और वो लोग निकल जाते हैं। वैशाली देखती रह जाती है। इधर एक खबरी पुलिस वाले को एक टिप देता है और जुआरी शराबी लोगों को पकड़वाता है। ये सारी सुनसान जगह पर एक बस में बैठे जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस धावा बोल देती है। अफरा तफरी मस्ती है और वो सब अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन उनमें से एक पकड़ा जाता है। उसे पुलिस स्टेशन लाते हैं और उसकी जमकर धुलाई करने के बाद उससे पूछना शुरू करते हैं। सब इंस्पेक्टर उससे खूब मारते हैं। राजू नेवले हैं? राजू नेवले नाम है ना तुम्हारा? सुपारी लेता है ना? नहीं साहब, नहीं साहब।
इंस्पेक्टर साहब उसके पास से बरामद रिवॉल्वर को दिखाते हुए, तेरा है ना? है? किधर से लाया? किसको मारा तूने? मारा तूने? उसकी और धुनाई करते हैं। बेचारा मार खा खा कर कहता है, मैं कोई सुपारी किलर नहीं हूं साहब, मैं तो छोटा मोटा झोल करता हूं। वो 3 महीना पहले एक वकील का सुपारी मिला था, तभी ये रिवॉल्वर मिला था अपन को। वकील को मार डाला? नहीं 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 नहीं, नहीं साहब, अपन ने उसको नहीं मारा। जिसको मारना था वो बच गया, लेकिन क्या? लेकिन गलती से एक औरत टपक गई साहब। 3 महीना पहले एक शूट आउट में एक औरत अपनी जान गंवा बैठी और उसकी 4 साल की बच्ची अनाथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमला उसके लिए नहीं किया गया था, बल्कि किसी और के लिए प्लान किया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर रुक गई थी, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शक की वजह से गिरफ्तार किया गया मुन्ना नेवले पुलिस का जवाब था? आखिर ये कौन सी गुत्थी थी जिसको सुलझाने में पुलिस को इतना वक्त लग गया? क्या हुआ था 3 महीना पहले? 3 महीने पहले वही वकील साहब किसी को अपनी गाड़ी से जाते हुए फ़ोन पर कहते हैं कि उन्होंने उनसे पहले ही कहा था कि वो बहुत महंगे वकील हैं और अगर कल शाम तक उनके पैसे नहीं मिले तो वो कोर्ट में परसों हाजिर नहीं होंगे। उनकी बात खत्म होते ही ड्राइवर वकील साहब से पूछते हैं कि क्या पान की दुकान पर रुकना है। इसके जवाब में वकील साहब कहते हैं कि जब हर दिन रुकते ही हैं तो इसमें पूछने की कौन सी बात है। न जाने क्यों ड्राइवर ने उनसे ये बात पूछी थी, लेकिन जैसे वो लोग पान की दुकान पर पहुंचे और ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वैसे ही एक मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी। बाइक पर सवार दोनों व्यक्तियों ने नकाब लगा रखा था। वो झट से उतरे और वकील साहब पर फायरिंग की, लेकिन वकील साहब की किस्मत इतनी अच्छी थी कि गाड़ी से उतरते ही उनके हाथ से कुछ गिरा और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुके। वो नीचे झुके और फायरिंग हुई। वकील साहब तो बाल बाल बच गए, परंतु उनके पीछे फुटपाथ पर चल रही महिला उस गोली का शिकार हो गई। माने साहब के ड्राइवर ने एक हमलावर को पकड़कर उसका नकाब उतार भी दिया था। यह मुन्ना नेवले था, लेकिन मुन्ना नेवले अपना हाथ छुड़ाकर अपने साथी के साथ फरार हो गया। वकील साहब और उनका ड्राइवर भी गाड़ी में बैठकर तुरंत निकल गए थे। रह गई थी फुटपाथ पर तो वो 4 साल की मासूम सी बच्ची जो अपनी माँ को उठाने का प्रयास कर रही थी और जिसे नहीं मालूम था कि वो मर चुकी है। पुणे के सबसे कामयाब मशहूर क्रिमिनल लॉयर संजय माने पर जानलेवा हमला हुआ था। माने तो बच गए, लेकिन एक निर्दोष की हत्या हो गई और उसकी 4 साल की बच्ची अनाथ हो गई। पुलिस ने सबसे पहले हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ा और उसके बाद माने के प्रोफेशनल सर्कल में छानबीन शुरू की, लेकिन एक भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगा। हमला करने वाले को सिर्फ एक व्यक्ति ने ही देखा था और वह था माने साहब का ड्राइवर रमेश। पुलिस स्टेशन में अजीब सा माहौल था। छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में ही एक महिला कांस्टेबल के साथ थी, कुछ खा पी नहीं रही थी। उधर सब इंस्पेक्टर ड्राइवर रमेश के साथ मिलकर स्केच तैयार करवा रहे थे उस हमलावर का। स्केच देखकर रमेश ने कहा था कि वह हमलावर वैसा ही दिखता था। इंस्पेक्टर साहब की माने साहब से मुलाकात होती है। माने पुलिस के प्रयास से खुश नज़र नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि लगता है उन्हें ऊपर बात करनी होगी। इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस के पास कोई प्रोग्रेस नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अगर उनका मन करता है तो वो ऊपर बात करें, लेकिन ऊपर से भी उनको यही सुनने को मिलेगा कि पुलिस का अपना एक तरीका होता है काम करने का। माने साहब कहते हैं कि अगर इसी तरह से पुलिस काम करती रही तो उनका राम नाम सत्य होना निश्चित है। लगता है इस केस में पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि पूरा इंटरेस्ट है।
इंस्पेक्टर वकील साहब को निश्चिंत रहने को कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मासूम की जान गई है और एक बच्ची अनाथ हुई है, और उस मासूम बच्ची के लिए इस केस को सॉल्व करना पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी माने की पत्नी चाय लेकर आती है। उसे देखकर माने साहब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि उस बच्ची को वैशाली की संस्था आईच के घर में डाल दें और उसका जो भी खर्च होगा उसे वो देंगे। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो इस सुझाव पर विचार करके बताएंगे। मिसेस माने से इंस्पेक्टर पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है जो ये हमला कर सकता है। शक है जो ये हमला कर सकता है। वैशाली कुछ कहती नहीं है, पति को देखने लगती है। माने कहते हैं कि वो बेझिझक बताए। मिसेस माने सहम जाती है, कुछ कह नहीं पाती, पति को ही देखती है। माने कहते हैं कि उन्हें क्या देख रही है, जो लगता है वो बताएं पुलिस को। लेकिन मिसेस माने कुछ कहने के बजाय और भी ज़्यादा सहम जाती है। इंस्पेक्टर स्थिति को संभालते हुए कहते हैं कि वो घबराए नहीं, कोई बात नहीं अगर वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं तो। वैशाली इतना घबरा जाती है कि अपने पति की चाय ट्रे में लिए ही खड़ी रहती है। इंस्पेक्टर साहब माने साहब को चाय देने के लिए कहते हैं। वैशाली कांपते हाथों से चाय का प्याला माने साहब की तरफ बढ़ाती है। इंस्पेक्टर वैशाली के हाव भाव को नोटिस कर लेते हैं। मिस्टर माने कहते हैं कि बात दरअसल यह है कि जब से अटैक हुआ है थोड़ा सहम सी गई है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो समझ सकते हैं उनकी हालत। मिस्टर माने से इंस्पेक्टर पूछते हैं कि रमेश और उन दोनों के अलावा घर में और कौन कौन रहता है। मिस्टर माने जवाब दें इससे पहले मिसेस माने कहती हैं कि उनके अलावा और कोई नहीं रहता। पुलिस पूछती है इस बात का क्या मतलब है। तो वैशाली बताती है कि दरअसल एक काम वाली है जो काम करने आती है और बगल की बस्ती में रहती है। उसके अलावा एक माली है जो 2-3 दिन में एक बार आता है। इंस्पेक्टर साहब दोनों का पता मांगते हैं। वैशाली उन दोनों का पता लिखने के लिए अंदर कमरे से कागज़ और कलम लेने चली जाती है। उसी समय इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन लेकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। फ़ोन पर उन्हें सूचना मिलती है कि स्केच बनकर तैयार हो गया है। वह उस स्केच को सारे पुलिस स्टेशन में भेजने को कहते हैं और यह भी कहते हैं कि उनके मोबाइल पर भी भेज दिया जाए। कहते हैं इस शूटर के पकड़े जाने के बाद पता चल जाएगा कि किसने सुपारी दी है। इंस्पेक्टर साहब फ़ोन पर यह भी पूछते हैं कि क्या उस बच्ची ने कुछ खाया। साथ साथ ये भी निर्देश देते हैं कि उस बच्ची के लिए 1-2 जोड़ी कपड़े मंगवा लिए जाएं जिसका पैसा वो देंगे। तभी वैशाली आकर उन लोगों का पता पुलिस को देती है और साथ ही अपना कार्ड उस बच्ची के लिए देती है। वैशाली इंस्पेक्टर से पूछती है कि बच्ची की हालत कैसी है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि वह कह रही है कि माँ के हाथ से ही खाना खाएगी। वैशाली कुछ सोचकर कहती है कि अक्सर यही होता है कि करता कोई और है और भुगतना किसी और को पड़ता है। वैशाली के इस बात से इंस्पेक्टर को कुछ इशारा मिलता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में अपनी टीम के साथ इस केस पर बातचीत करते हुए सब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मानी की पत्नी के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। सब इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या इस शूटआउट में मिसेस माने का हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस मोड़ पर किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि माने और उसकी पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, और अगर यह बात सही तो उसकी पत्नी के पास उसको मारने का मोटिव है। लेकिन अभी इस वक्त पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब वैशाली का कार्ड सब इंस्पेक्टर को देते हुए कहते हैं कि अगली सुबह बच्ची का दाखिला वहां करवा दे, उन्होंने बात कर ली है। एक पुलिस कांस्टेबल बच्ची को आजी का घर में छोड़कर आता है। वैशाली फाइल साइन करके कांस्टेबल को देती है और कहती है कि बच्ची का बाकी सामान वह बाद में मंगवा लेगी।
एक दूसरा व्यक्ति पुलिस को जाते हुए देखता है। वैशाली जब उस बच्ची से कहती है कि वो बहुत सुंदर है, नाम क्या है, तो वो कहती है कि उसे माँ के पास जाना है। वैशाली इस छोटी सी बच्ची के इस जवाब से चिंतित हो जाती है। पुलिस स्टेशन में और लोगों से भी पुलिस वैशाली के बारे में पूछताछ करती है। काम वाली बाई कहती हैं कि वैशाली मैडम बहुत ही अच्छी है और सबकी हर तरह से मदद करती है, चाहे पैसे से हो या छुट्टी से। कहीं ऐसे किसी से दोस्ती भी नहीं है और ना कहीं आना जाना। लेकिन मिस्टर माने के बारे में पूछने पर कहती है कि उसके साहब का ध्यान बाहर ही जाता है। सब इंस्पेक्टर पूछते हैं कि क्या उनकी पत्नी के साथ बनता नहीं है, तो वो कहती है कि उनके साहब का चक्कर चल रहा है। एक बार वैशाली मैडम ने उनके मोबाइल पर रेखा मैडम का आई लव यू वाला मैसेज देख लिया था। साहब ने मैडम से कहा था कि वह ज़रूर गलती से उनके पास आया होगा, वह अपने किसी बॉयफ्रेंड को भेज रही होगी। विश्वास दिलाने के लिए माने साहब रेखा मैडम को फ़ोन लगा देते हैं और फ़ोन पर उनसे कहते हैं कि उसने अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज उनको क्यों भेजा, उसके मैसेज भेजने से कितनी प्रॉब्लम हो रही है उनको। इतना कहकर फ़ोन काट देते हैं। लेकिन वैशाली मैडम कहती है कि कौन सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सर बोलती है। रेखा ने मैसेज में लिखा था आई लव यू सर। इस बात पर मिस्टर माने तिलमिलाकर रूम से बाहर चले जाते हैं। जाते जाते बड़बड़ाते हुए जाते हैं कि उससे तो बात करना ही बेवकूफ़ी है। उधर माली से पूछने पर इंस्पेक्टर को यह पता चलता है कि झगड़ा तो अक्सर रहता था उनके बीच और वो दोनों ही एक दूसरे पर शक करते थे। पुलिस पूछती है कि दोनों क्यों शक करते थे। माली बताता है कि जब माने साहब घर पर नहीं हुआ करते थे तो मैडम से मिलने एक लड़का आता था, जनार्दन, उनका दोस्त था। वो तो मैडम से कहता भी था कि वो माने को छोड़ दे, वो शादी करने को भी तैयार है। एक बार दोनों को रंगे हाथों माने ने अपने घर पर ही देख लिया था। बहुत भला बुरा कहा था वैशाली मैडम को। गुस्से में जनार्दन ने माने को पटक कर मारा भी था। माली ने आगे बताया कि रमेश और उसने ही बचाया था माने साहब को। जनार्दन से इंस्पेक्टर आईचा घर के बाहर मिलते हैं। हट्टा कट्टा जनार्दन बताता है कि माने ने एक दो बार वैशाली पर हाथ भी उठाया था। उस दिन मौका मिला तो दिया अच्छे से उसे। पूछताछ से पता चलता है कि जनार्दन की दोस्ती वैशाली से कॉलेज के टाइम से थी। वो उससे शादी करना चाहता था। 3 बार उसने प्रपोज किया था, लेकिन तीनों बार रिजेक्ट हो गया। पुलिस कहती है कि क्या इसीलिए मिस्टर माने को मारने की सुपारी उसने दी थी। जवाब में जनार्दन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और जिस दिन उसे मारना होगा ना, तो वो खुद जाकर मारेगा। उसके लिए किसी को सुपारी देने जैसी नौबत नहीं आने देगा। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि जब हमला हुआ था तब वो कहाँ था। जनार्दन बताता है कि वो पनवेल गया हुआ था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि जनार्दन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सब इंस्पेक्टर बताते हैं कि उसके कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला है और हमला होने के समय भी उसका लोकेशन कहीं और दिखा रहा था। इंस्पेक्टर कहते हैं फिर भी उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि प्रोफेशनल और सोशल फ्रंट पर तो माने का सब क्लियर दिखता है, लगता है हमला किसी करीबी व्यक्ति ने किया है। सब इंस्पेक्टर उनकी बात का मतलब पूछते हैं तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि पता नहीं क्यों उनकी सोच उसके बीवी तक जाकर रुकती है। उधर जनार्दन के मुताबिक उसका अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। इंस्पेक्टर माने के ड्राइवर रमेश को आगे पूछताछ के लिए बुलाते हैं। रमेश से बात करने पर माने की कुछ और ही कहानी सामने आती है। बतौर रमेश, माने लड़कियों का शौकीन था। वह इस मामले में एकदम राजा था और इन सारे मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल भी करता था। एक समय पर एक से ही संबंध रखता था, पर एक के ख़त्म होते ही दूसरी चाहिए होती थी। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि क्या कभी माने किसी मुसीबत में नहीं पड़े। कभी किसी की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। इस पर रमेश बोलता है कि एक मैडम थी
गाड़ी में फुल एसी ऑन रहता था, लेकिन माने साहब के पसीने छूट जाते थे उनके साथ। उस लड़की का नाम कोमल था, साहब की असिस्टेंट थी। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर माने के ऑफिस पहुंचते हैं और रेखा के साथ उसे अपने ऑफिस के केबिन में ही पाते हैं। माने कहते हैं कि पुलिस ने तो सीधा रेड ही मार दी। जवाब में इंस्पेक्टर कहते हैं कि और वो रेड हैंड पकड़े भी गए। वो कहते हैं कि ऑफिस उनका, असिस्टेंट उनकी, जब उसको परेशानी नहीं है तो उसे क्या दिक्कत हो सकती है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि डर तो उनको कोमल का भी नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ ये वो जानते हैं। माने कहते हैं कि वो इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते, वो उनका पर्सनल मैटर है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो चाहें ना चाहें बताना तो उन्हें पड़ेगा ही, क्योंकि एक निर्दोष की हत्या हुई है और एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। माने समझ गए कि पुलिस के पास जानकारी है, छुपाने से बेहतर होगा बताना। माने बताते हैं कि कोमल भी उनकी असिस्टेंट थी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी उनमें। जब वही मेनका बनने को तैयार थी तो भला आज के युग में कौन विश्वामित्र बनना चाहेगा। धीरे धीरे वो करीब होते चले गए। कभी कभी उन्हें लगता कि उन्होंने शादी की मर्यादा तोड़ दी है, तो वो कहती थी कि प्यार में कोई मर्यादा जैसी चीज़ नहीं होती। लेकिन बाद में माने को लगने लगा कि वो शादी तोड़वाना चाहती थी। वो फोर्स करने लगी डिवोर्स फाइल करने के लिए। वो ज़िद पर अड़ गई थी। माने कहते हैं कि उनके बीच जो भी हुआ था वो म्यूचुअल था, कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। लेकिन जब उसका पागलपन बढ़ने लगा तो उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन उसने दिन रात फ़ोन करके उन्हें परेशान कर दिया। कभी भी कहीं भी उसका फ़ोन आ जाता था, लेकिन वो उठाते ही नहीं थे, नज़रअंदाज करने लगे। लेकिन एक दिन वो ऑफिस ही पहुंच गई। माने ने उससे पूछा कि क्या चाहती है, वो क्यों तंग कर रही है। कहने लगी कि वैसे तो वो सिर्फ उसे ही चाहती है, लेकिन फ़िलहाल उसे 5 लाख की ज़रूरत है। माने साहब ने कहा कि रकम बहुत ज़्यादा है, बेहतर है वो लाइन क्रॉस ना करे। इस पर वो धमकाने लगी कि लाइन तो तब क्रॉस होगी जब वो मीडिया में जाकर सारी बातें बता देगी और पूरी मीडिया कैमरा लेकर उसके आगे पीछे घूमना शुरू करेंगी। ब्लैकमेल करने लगी, कहने लगी नौकरी दे दो। मजबूर होकर उन्होंने उसे नौकरी पर फिर से रख लिया। लेकिन शायद उसे उन्हें तंग करने में मज़ा आने लगा था। उसने एक बार उनके एक क्लाइंट की फ़ाइल सामने किसी को बेचने की कोशिश की और एज़ पर द गाइडलाइंस उसे अपनी लीगल प्रैक्टिस का लाइसेंस खोना पड़ा। उसके बाद वो कहाँ गई मालूम नहीं। माने आगे बताते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद एक बार उसका फ़ोन आया, लेकिन इस बार वो अलर्ट थे, इसलिए उन्होंने फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली। वो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह थी। कोमल, मुझे पैसे चाहिए। माने, किस बात के पैसे? कोमल, यह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बात के पैसे मांग रही हूँ। माने, देखो कोमल, तुम मुझे ना कुछ देखना है ना सुनना है। मुझे जो कुछ भी कहना था ना, वो मैं तुम्हारी बीवी से कह चुकी हूँ, और अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा ना तो कल मुझे सबके सामने बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी। माने, प्लीज़ 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 स्टॉप कॉलिंग मी। कोमल, नहीं करूँगी, बस मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी करके, वरना देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर, मतलब कोमल ने आपकी पत्नी को सब कुछ बता दिया था? जब कोमल के बारे में वैशाली से इंस्पेक्टर पूछते हैं तो वह कहती है कि हाँ, वो बताना भूल गई। कोमल उनकी पहली असिस्टेंट थी। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि कमाल की बात है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात वो बताना भूल गई, ये तो हो ही नहीं सकता। वैशाली कहती है कि वो थक गई है और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। वो जानती है कि संजय बदलने वाला नहीं है, इसलिए उसे ही एक दूसरा मकसद ढूंढना होगा जीने के लिए। आज ईचा घर में एक पेड़ के नीचे उस छोटी अनाथ बच्ची को देखकर वैशाली कहती है, रूपा जैसा कोई मकसद। पुलिस स्टेशन में डिस्कशन करते हुए सब इंस्पेक्टर साहब को कहते हैं कि जहाँ तक सबूतों का सवाल है,
कोमल के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है वकील संजय माने को मारने का। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मोटिव तो माने की बीवी के पास भी है। पुलिस के शक की सुई इस वक्त जनार्दन पर जाती है, लेकिन पुलिस वैशाली और कोमल पर फोकस करती है। सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वैशाली के हर मूवमेंट की उनको खबर दे और एडवोकेट की असिस्टेंट कोमल का पता एडवोकेट के ऑफिस से लेकर उसे ढूंढ कर लेकर आए। सब इंस्पेक्टर कोमल के घर तक पहुंचते हैं, परंतु उन्हें वो फ्लैट बंद दिखता है। पड़ोसी से पूछते हैं तो पता चलता है कि कोमल रहती तो है इस फ्लैट में अकेले, लेकिन कुछ हफ्तों से दिखाई नहीं दी है। सब इंस्पेक्टर कोमल के पड़ोसी से उस फ्लैट के ओनर का पता पूछते हैं। ओनर से मिलने के बाद भी सब इंस्पेक्टर के हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि चूंकि कोमल लॉयर थी इसलिए ओनर ने भी भरोसा करके उसे फ्लैट दे दिया था और उसके डिटेल्स भी नहीं लिए थे। सब इंस्पेक्टर पूछते हैं कि कोई और जानकारी वह दे सकती हैं। इस पर ओनर कहती हैं कि कई बार उनकी बातचीत में नासिक की चर्चा होती थी। पुलिस पूछती है कि नासिक की चर्चा क्यों होती थी, तो ओनर कहती हैं कि उसकी माँ नासिक में रहती थी जो काफ़ी बीमार थी। इधर कोमल के कॉल रिकॉर्ड में कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन माने के ऑफिस से कोमल की एक तस्वीर मिलती है। इंस्पेक्टर साहब उस तस्वीर को नासिक पुलिस को भेजने को कहते हैं। सारे इन्फॉर्मर को काम पर लगाने के लिए कहते हैं और यह खास निर्देश देते हैं कि अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स पर खास तौर से नज़र रखी जाए। दिन दहाड़े बीच सड़क पर शहर के एक कामयाब वकील पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले को एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस की कोशिशों के बाद भी उनके हाथ एक भी पुख्ता सबूत नहीं लगा था। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे नाजुक मोड़ आते हैं जहां कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन्हें इंसान समाज के सामने लाना नहीं चाहता, और अक्सर अतीत में बने ये रिश्ते ही वर्तमान में इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत पैदा करते हैं। एडवोकेट संजय माने की ज़िंदगी का ऐसा ही एक नाजुक मोड़ था जहां उनकी पहली असिस्टेंट और प्रेमिका उनकी ज़िंदगी में आई थी। एडवोकेट संजय का कहना था कि कोमल ने ही उन्हें मजबूर किया था या नाजायज़ रिश्ता रखने के लिए, लेकिन क्या ये सच था? और अगर यह सच नहीं था तो सच क्या था? और अब ये उलझन सिर्फ कोमल ही सुलझा सकती थी। नासिक में हर जगह पर कोमल पर नज़र रखी जा रही थी। इन्फॉर्मर्स ने कोमल की तस्वीर खींचकर इंस्पेक्टर साहब को भेजी और उस तस्वीर को एडवोकेट माने ने देखकर कंफर्म किया। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके पुलिस नासिक पहुंचती है। कोमल जहां रह रही थी वो काफ़ी टूटा फूटा सा पुराना घर था। उसे देखकर लग रहा था कि उस बिल्डिंग का रख रखाव बहुत मुश्किल से ही होता होगा। कोमल अपनी बीमार माँ के साथ ही उस जगह पर रह रही थी। सब इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करके पुणे ले आते हैं। पुणे के पुलिस स्टेशन में उसे उसके कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, वरना देख लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कोमल एक्सेप्ट करती है कि यह उसकी ही आवाज़ है। वह कहती है कि यह कॉल उसी ने किया था। पुलिस पूछती है क्या मतलब है इस बात का, इस कॉल का, उसने ये कॉल क्यों किया था। कोमल कहती है कि और क्या मतलब हो सकता है, जो कुछ भी है उसने साफ साफ कहा है। पुलिस कहती है कि उन्होंने एक रेप्यूटेड लॉयर को पैसों के लिए धमकी दी है। कोमल इस बात को भी एक्सेप्ट करती है और कहती है कि इसी रेप्यूटेड लॉयर के सामने वो कई बार रोई, गिड़गिड़ाई, पैसे मांगे, भीख मांगी, लेकिन उन्होंने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो कहती है कि यह कॉल उसका 7वां या 8वां कॉल होगा। क्या उस रेप्यूटेड लॉयर ने इससे पहले के कॉल उन्हें नहीं सुनाए? इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं लेकिन एडवोकेट माने क्यों उनको पैसे दें। कोमल कहती है कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उसका करियर ख़त्म किया, इसलिए पैसे दें। उनकी वजह से उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया, उसकी नौकरी चली गई। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं यह रास्ता तो उसने खुद ही चुना था, तो शिकायत करने का कोई औचित्य तो बचता ही नहीं है। कोमल कहती है कि कोई भी लड़की ऐसे रास्ते पर जानबूझकर नहीं जाती, उसे धकेला जाता है। उसे भी धकेला गया था। एक बार एडवोकेट माने ने उसे अपने घर पर बुलाया था। जैसी वह घर पर पहुंची थी, बदकिस्मती से उसका पैर मुचक गया था। एडवोकेट माने ने इस बात का फ़ायदा उठाया, उसे एक मलहम दिया पैर में लगाने के लिए,
और इस बीच उसके लिए जूस का गिलास लेकर आए। दरअसल उस जूस में नशे की दवा मिलाकर वह लाए थे। उसे याद है कि जूस पीते ही उसे चक्कर आने लगा था। इस बेहोशी में माने ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को निर्वस्त्र पाया था उस सफ़ेद चादर के नीचे। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। लेकिन एडवोकेट माने माफ़ी मांग कर कह रहे थे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत करीब आ गए थे। उन्होंने उससे पहले कहा नहीं, लेकिन अब वो कहना चाहते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद ये झूठे प्यार का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसके फ़ोन कॉल ही उठाने बंद कर दिए। उसे नौकरी से निकाल दिया। बहुत धमकी देने के बाद उसे उसकी जॉब वापस मिली। इस पर पुलिस कहती है कि दोबारा जब उसे नौकरी मिली थी तो उसी ने तो फाइल का लफड़ा किया था। कोमल इस बात से भी इनकार करती है, कहती है यह सब उसका प्लान था, उसे फंसाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए। उसी ने उसे एक फ़ाइल दी थी एक आदमी को पहुंचाने के लिए। उस प्लान के तहत उसने प्रूव कर दिया कि वह आदमी जिसको उसने फ़ाइल दी थी वो दूसरे वकील का आदमी था। उसके बाद बार एसोसिएशन में उसकी कंप्लेंट कर दी, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। जब उसने माने से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, तो माने कहते हैं कि बर्बादी तो अभी कुछ हुई भी नहीं है, अभी तो सब कुछ छीन सकता है। उसने कहा था कि वह पुणे का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है, वो चाहे तो उसे उसकी ज़िंदगी से उठा सकता है। उसकी भलाई इसी में है कि चुपचाप वहाँ से चली जाए, निकल जाए ऑफिस से। सब इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि अगर ये लड़की सच कह रही है तो इसका मतलब है कि एडवोकेट संजय ने उनसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, जिन बातों में हमला होने का सुराग भी छुपा हो सकता है। इसी समय एक दूसरा पुलिस का आदमी आकर बताता है कि एडवोकेट की बीवी यानी वैशाली ने किसी दूसरे लॉयर से अपने डिवोर्स के पेपर तैयार करवाए थे और यह पेपर उसने हमला होने से पहले तैयार करवाया था। सब इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं कि अगर उसने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा ही दिए थे तो वह उन्हें अपने पास क्यों रखी हुई थी, उसे फाइल क्यों नहीं की। इंस्पेक्टर साहब मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि बात तो एकदम साफ है, डिवोर्स हो गया तो आधी प्रॉपर्टी उसकी, और अगर पति मर गया तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी। एडवोकेट संजय माने के हमले को 1 महीना बीत चुका था और हमलावर की तलाश अभी जारी थी। संजय माने की निजी जिंदगी में जैसे रिश्तों की गुत्थी सी बन गई थी। उसके हर जायज़ और नाजायज़ रिश्ते के पास उसे मारने की वजह थी, जैसे कि उसकी पत्नी वैशाली, जो इस समाज में होने वाली बदनामी के डर से बचने के लिए इस रिश्ते को ढो रही थी। दूसरी थी कोमल, जो एक वक्त पर उनके काफ़ी करीब थी, लेकिन वर्तमान में उनके रिश्तों ने नफरत का रूप ले लिया था। और अब पुलिस के शक के दायरे में थी तीसरी, माने की असिस्टेंट रेखा, जो उसके साथ काम कर रही थी। इंस्पेक्टर रेखा को बुलाकर भी पूछते हैं कि वो माने के साथ किस तौर पर काम कर रही थी। रेखा कहती है कि वो असिस्टेंट थी और उनको उनके केस में असिस्ट किया करती थी, रेफरेंस ला कर देती थी, अपॉइंटमेंट्स देखती थी, सारा कुछ करती थी। इंस्पेक्टर कहते हैं कि सारा कुछ से क्या वो शादी करने वाला था। रेखा कहती है हाँ। तो फिर इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि शादी डिवोर्स से पहले करने वाला था या डिवोर्स के बाद। इस बात का जवाब रेखा दे नहीं पाती। जाहिर सी बात है उसके पास जवाब था ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब उसकी उलझन को सुलझाने के लिए कोमल को भी पुलिस स्टेशन में उसके कैबिन में बुलाते हैं। दोनों को आमने सामने बिठाकर मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कोमल बताती है कि अभी जो रेखा के साथ हो रहा है वही सारी चीज़ उसके साथ हो चुकी है। हो ना हो
माने ने उसे भी वही बात कही होगी कि बीवी को सोशल वर्क से फुर्सत नहीं है, उसे बच्चे पसंद नहीं है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती वगैरह वगैरह, लेकिन यह सब झूठ है। उसे भी पहली बार जूस में नशे की दवा पिलाई गई होगी। उसे भी बार बार कन्विंस कर रहा होगा कि बहुत जल्दी वो डिवोर्स फाइल कर देगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। रेखा पूरी जिंदगी इंतजार करती रह जाएगी, लेकिन वह अपनी पत्नी को कभी डिवोर्स नहीं देगा। और उसके बाद उसका अगला कदम होगा उसे किसी तरह से फंसा कर नौकरी से निकालना, और उसके बाद इस हद तक ले जाना कि वो फिर कहीं किसी और जगह काम ना कर सके। इसके बाद रेखा से इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अब उसे डिसाइड करना है कि उसे किसका साथ देना है, पुलिस का या एडवोकेट माने का। एडवोकेट माने को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और रेखा और कोमल के सामने उसे पेश किया जाता है। एडवोकेट माने समझ जाते हैं कि पुलिस ने उन्हें फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। एडवोकेट माने को पुलिस ने हिरासत में ले तो लिया, लेकिन चूंकि वह खुद भी एक क्रिमिनल लॉयर था, बहुत जल्द ही वह जमानत पर बाहर आ गया। दूसरी तरफ वैशाली ने जो डिवोर्स पेपर तैयार करवाया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि उसे एडवोकेट संजय माने की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। सारा इन्वेस्टिगेशन जैसे एक डेड एंड पर आकर रुक गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार हमला करने वाला शख्स पकड़ा गया। मुन्ना नेवले को पुलिस ने एक बार फिर से उठाया, उसकी जमकर धुलाई की और उससे फिर से पूछा कि सुपारी किसने दी थी, लेकिन मुन्ना नेवले बार बार कहता रहा कि उसे कुछ नहीं मालूम, उसने सुपारी नहीं ली। पुलिस तैयार किए गए स्केच से मुन्ना नेवले का चेहरा मिलाती है, लेकिन कुछ मेल नहीं खाता। इंस्पेक्टर साहब सब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि माने और उसके ड्राइवर को वापस पुलिस स्टेशन बुलाया जाए। एडवोकेट माने अपने अंदाज में पुलिस स्टेशन में घुसते हैं और इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं कि पिछली दफ़ा उन्होंने लड़कियों के कहने पर अंदर किया था, पर कुछ कर नहीं पाए वो। इसमें इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो खुद इतने बड़े लॉयर हैं तो। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि जिसने सुपारी दी थी वो पकड़ा गया है। एडवोकेट माने कुछ सोच पाए इससे पहले ही सब इंस्पेक्टर केबिन में ही उनके ड्राइवर रमेश की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब माने साहब से कहते हैं कि ये आपका जो ड्राइवर है ना, इसी ने आपकी सुपारी दी थी। ये बात सुनकर रमेश की हालत ख़राब हो जाती है और वह गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है माने साहब से कि वो ही बोल देना सच सच। माने साहब उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन वो इतना घबरा जाता है कि पुलिस के सामने कबूल कर देता है कि उन्हें मारने की सुपारी माने साहब ने दी थी। इंस्पेक्टर साहब रमेश से पूछते हैं कि क्या वो ये बयान कोर्ट में देगा। हमारे घबराहट में और डर से रमेश कहता है कि वो जहाँ बोलेंगे वहाँ वो यह बात बोलेगा। इंस्पेक्टर साहब एडवोकेट माने को कहते हैं कि वह कितने भी बड़े क्रिमिनल लॉयर क्यों ना हो, कानून से बड़े नहीं हो सकते। अपने आप को ही मारने की सुपारी, इसमें एक बेकसूर औरत की जान गई है और एक मासूम अनाथ हुई है। वजह वो खुद बताएंगे या इंस्पेक्टर साहब एडवोकेट माने को कहते हैं कि वो कितने भी बड़े क्रिमिनल लॉयर क्यों ना हो, कानून से बड़े नहीं हो सकते। अपने आप को ही मारने की सुपारी, इसमें एक बेकसूर औरत की जान गई और एक मासूम अनाथ हुई है। वजह वो खुद बताएंगे या एडवोकेट माने कहते हैं कि उन्होंने यही सोचकर अपनी सुपारी दी थी कि कोमल से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए उन्हें ब्लैकमेल करती रहेगी। उन्हें लगा कि पुलिस कोमल को गिरफ्तार कर लेगी सुपारी देने के आरोप में और उन्हें कोमल से छुटकारा मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इस बार उसे ज़मानत नहीं मिलेगी, यह उनका वादा है। कहते हैं कि ज्ञान का सही इस्तेमाल वरदान बन जाता है, लेकिन अगर इसी ज्ञान का इस्तेमाल गलत किया जाए तो वह श्राप बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। एडवोकेट माने के पास भी ज्ञान था, कानून का ज्ञान, लेकिन उसने उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। माने ने एक परफेक्ट प्लान बनाया था अपने ऊपर हमला करवाने का, जहां गोली तो चलती लेकिन निशाना बनती कोमल। गलत इरादा मन में रखकर काम करने वाला कोई न कोई तो गलती करता ही है और हर गुनहगार कोई न कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस पूरे खेल में एक निर्दोष को अपनी जान गंवानी पड़ी
और एक मासूम बच्ची बेसहारा हो गई। ज़िंदगी में बना एक गलत रिश्ता न जाने कितनी गलतियों को जन्म देता है और न जाने कितने मासूम ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। दूसरी कहानी सुनने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।